नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा। कल शहडोल में आदिवासियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। एनीमिया मिशन, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में होंगे शामिल। 1 लाख से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की संभावना। 27 जून को 1 जुलाई को जाएंगे पीएम मोदी। बारिश की वजह से रद्द हुआ था पीएम मोदी का दौरा। तो 1 लाख से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की संभावना। मध्य प्रदेश का ये दौरा प्रधानमंत्री का। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हलचल तेज। संसदीय पैनल ने विधि आयोग को 3 जुलाई को बुलाया। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आयोग को बुलाया गया है। पीएम मोदी ने यूसीसी को लागू करने पर दिया है जोर। इस हफ्ते की शुरुआत में यूसीसी को लागू करने पर जोर दिया गया है। तो यूसीसी को लेकर तैयारी तेजी पर। तो पीएम मोदी ने यूसीसी को लागू करने पर जोर दिया है। तो इस हफ्ते की शुरुआत में यूसीसी को लागू करने पर जोर दिया गया है और इसी को लेकर विधि आयोग की बुलाई गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हलचल अब तेज हो चुकी है। संसदीय पैनल ने विधि आयोग बुलाया, जहां पर आइए आपको बताते हैं कि समान नागरिक संहिता है क्या। इसे अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ है एक निष्पक्ष कानून है जिसकी किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आइए अब आपको बताते हैं क्यों जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दरअसल दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं। इस वजह से विवाह, जनसंख्या समेत कई तरह के सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है। इसीलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की जरूरत है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका को बोझ बढ़ता है और इसी परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में लंबित पड़े फैसले जल्द होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों हो रहा है, ये भी आपको समझाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों का मत है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है, जबकि इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नजर से देखना। कई मुस्लिम धर्मगुरु यूसीसी को लागू करने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं और आस्थाएं होती हैं, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो भारत में यूसीसी को लेकर बहस जारी है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां पर यूसीसी लागू किया जा चुका है। आपको वो भी देश बताते हैं कहां पर यूसीसी लागू है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए यूसीसी को लेकर अब कवायद और तेज हो चुकी है और विधि आयोग को बुलाया गया है इस पूरे मामले पर चर्चा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर मध्य प्रदेश से यूसीसी का मुद्दे को छेड़ा है और यूसीसी को लेकर उन्होंने कहा कि किस तरीके से तमाम जो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, वो यूसीसी के नाम पे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तब से कहीं ना कहीं सरकार एक तरीके से यूं कहें कि एक्शन मोड में भी नजर आ रही है और यूसीसी पर एक 3 जुलाई को बड़ी बैठक बुलाई गई है। संसदीय कमेटी की यह बैठक है और लॉ कमीशन को भी बुलाया गया है और सभी से कहीं ना कहीं राय मांगी जाएगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मामलों से पार्लियामेंट कमेटी ने इस बैठक को बुलाया है। और इस बैठक में पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में करीब 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर शामिल होंगे। सभी से यूसीसी पर राय मांगी जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही आपने देखा कि किस तरीके से यूसीसी को लेकर तमाम जो गुट है विपक्ष की अगर हम बात करें तो कई लोग यूसीसी के समर्थन में कुछ लोग नजर आ रहे हैं, वहीं ज्यादातर विपक्ष जो है वो यूसीसी के विरोध में भी नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं यूसीसी मामले में अपना रुख नरम रखा है, वहीं कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो उनकी ओर से कहा गया है कि सरकार पूरी तरीके से इस पूरे मामले पे स्पष्टीकरण की सख्त उद्धव ठाकरे की ओर से रखा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यूसीसी को लागू करवाने के लिए सरकार का अगर हम बात करें या बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार कहती रही है कि समान नागरिक संहिता जरूरी है और सभी धर्मों का सम्मान कहीं ना कहीं इसमें है और सभी धर्मों के लिए हितकारी ही होगा।
ऐसे में एक बड़ी बैठक जो है वो 3 जुलाई को बुलाई गई है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जब मानसून सत्र चलेगा तो संभवतः इस बिल को लाया जा सकता है। इसको लेकर भी सरकार जो है कहीं न कहीं तैयारी कर रही है, क्योंकि आपने देखा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर करीब 5 घंटे तक बैठक हुई थी। इस बैठक में तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन सोर्सेस बताते हैं कि यूसीसी के मुद्दे पर भी कहीं न कहीं इस बैठक में चर्चा हुई थी। तो निश्चित रूप से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है इसको लाने के लिए, और कहीं न कहीं इसी कड़ी में लगातार जो कवायद है वो कहीं न कहीं सरकार की ओर से की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए। तो यूसीसी को लेकर तेजी और बढ़ गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में यूसीसी को लागू करने पर जोर दिया गया है। आपको बताते चले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हलचल तेज हो चुकी है और इसे लेकर विधि आयोग को 3 जुलाई को बुलाया गया है। चलिए अब आपको सीधी तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से दिखाते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं और इस दौरान आज का दिन प्रयागराज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी परियोजनाओं का, करोड़ों की ये परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास और लोकार्पण होगा। इसके साथ ही साथ जिस प्रयागराज को माफिया ब्रदर्स के नाम से जाना जाता था, जहां पर बदमाशों का खौफ था, वहां अब इस खौफ को खत्म करते हुए माफिया ब्रदर्स जो लगातार जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, उन कब्जा मुक्त होने के बाद उन पर आवास का निर्माण किया गया, फ्लैट का निर्माण किया गया और आज इसकी चाबी तमाम लाभार्थियों को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। तो आज इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद हैं, जहां जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कहीं ना कहीं लगातार एक मिसाल बनता हुआ इस वक्त ये प्रयागराज, जहां पर जिन जमीनों पर माफियाओं का कब्जा हुआ करता था, अपराधियों का कब्जा हुआ करता था, उन्हीं जमीनों को कब्जा मुक्त कराकर प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत फ्लैट बनवाकर आज उन्हीं लाभार्थियों को उनके फ्लैट की, उनके आशियाने की चाबी सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। और ये कार्यक्रम से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2024 के लिए बड़ी तैयारी में बीजेपी है। अगले हफ्ते बीजेपी की 3 बड़ी बैठकें होंगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक। देश के अलग अलग हिस्सों में अगले महीने होगी बैठक। संगठन मंत्री के साथ हर क्षेत्र के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक 6, 7 और 8 जुलाई को ये बैठक होगी। पूर्वी क्षेत्र के नेताओं के साथ 6 जुलाई को ये बैठक होगी। 7 जुलाई को उत्तरी क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक होगी। 8 जुलाई को दक्षिणी क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक होगी। तो मिशन 24 में भारतीय जनता पार्टी और इस दौरान महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। खबर राजस्थान से है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का राजस्थान दौरा। राजस्थान के प्रतापगढ़ दौरे पर रहेंगे नितिन गडकरी। 4 जुलाई को प्रतापगढ़ जाने का है प्रस्तावित कार्यक्रम। प्रतापगढ़ बाईपास प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे गडकरी। तो राजस्थान के प्रतापगढ़ दौरे पर नितिन गडकरी रहने वाले हैं और इस दौरान 4 जुलाई को प्रतापगढ़ जाने का इनका प्रस्तावित कार्यक्रम है और प्रतापगढ़ बाईपास प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का राजस्थान दौरा। इम्फाल से मोइरांग रवाना हुए राहुल गांधी राहत शिविरों का दौरा करेंगे। राहुल गांधी बारिश से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी समान विचारधारा वाले 10 पार्टी नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। यूएनसी के नेताओं और नागरिक समाज संगठन के सदस्यों से भी मिलेंगे राहुल गांधी। तो मणिपुर में मौजूद हैं राहुल गांधी और जिस तरह से मणिपुर हिंसा के बाद राहुल गांधी का ये मणिपुर दौरा है और इम्फाल के बाद अब यूएनसी के नेताओं और नागरिक समाज संगठन के सदस्यों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। तो मोइरांग रवाना हुए हैं राहुल गांधी, इम्फाल में मौजूद थे। तो लगातार मणिपुर हिंसा अभी भी धधक रहा है मणिपुर और
स्वतंत्रता सेनानी मुंगेरी लाल की पुण्यतिथि के अवसर पर श्री कृष्ण स्मारक भवन परिसर में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी समेत कई सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन भी किया गया। तो स्वतंत्रता सेनानी मुंगेरी लाल की पुण्यतिथि और इस मौके पर बिहार के पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रहे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। सीएम नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुलाकात करने बुधवार को सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे और इसी दौरान राज्यपाल हाउस बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी भी पहुंच गए और इस मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति को लेकर कई तरह के कयास भी लगाने शुरू हो गए हैं। इसे 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं इससे सवाल भी उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से नई खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं इस मुलाकात को लेकर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्यपाल हाउस संयोग है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद मैं पहुंचा, एक औपचारिक मुलाकात थी। आम आदमी पार्टी ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास किए हुए छात्रों के साथ गलत चयन प्रक्रिया के विरोध के अंदर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवार की शाम अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है। दिल्ली रवाना होने से पहले उनकी एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से गुप्त रूप से मुलाकात भी और चर्चा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली जाने की एक वजह मंत्रिमंडल के विस्तार पर बातचीत हो सकती है। दरअसल राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार कई महीनों से टल रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चा है। बीजेपी यूपी संगठन में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार में फेरबदल को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव व संगठन के साथ सरकार में फेरबदल को लेकर मंथन किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बदलाव करने की उम्मीद है और बदलावों में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। वहीं इसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत, आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और संगठन सरकार में फेरबदल को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते में कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दो 2024 के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों की नजर यूपी की 80 सीटों पर है। जाहिर है दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यूपी में जिस भी पार्टी की पोजीशन अच्छी होगी उसकी दिल्ली की सत्ता की दावेदारी पुख्ता होगी। बीजेपी मिशन 24 के लिए फुल फ्लो में तैयारी कर रही है। इसी के मद्देनजर बीजेपी यूपी चुनाव से पहले संगठनात्मक बदलाव कर सकती है। यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी। अगले महीने यूपी बीजेपी संगठन में सर्जरी संभव। 40 से 50 जिला और महानगर अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। बीजेपी ने 2024 को ध्यान में रखकर तैयार की सूची। निकाय चुनाव और केंद्र सरकार के 9 साल के अभियान के चलते अभी संगठनात्मक बदलाव नहीं हुआ था। लंबे समय से जिलों और महानगरों में जमे अध्यक्ष हटाए जाएंगे। लगातार शिकायतों वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। एमएलसी बन चुके जिला अध्यक्षों के स्थान पर होगी नई तैनाती। दरअसल बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही है, लेकिन मोदी सरकार के 9 साल के अभियान और निकाय चुनाव की वजह से नहीं किया गया है। लेकिन बीजेपी को पता है कि अब यही समय है
कि संगठन में जहां जहां सुधार की जरूरत है वहां उन कमियों को दूर किया जाए। बीजेपी लंबे समय से नियुक्त जिलों और महानगरों के अध्यक्ष को बदलने की सोच रही है। इसके साथ ही अगर संगठन के जिस पदाधिकारी के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत है उनको भी बदला जाएगा। बीजेपी को निकाय चुनाव में भले ही जीत मिल गई हो, लेकिन अपने प्रदर्शन से बीजेपी संतुष्ट नहीं है। उसे पता है कि 24 में की जाने वाली जरा भी चूक विपक्षियों के लिए बड़ा मौका हो सकती है। इसलिए बीजेपी को निकाय चुनाव में जहां जहां हार का सामना करना पड़ा था, वहां वहां बीजेपी अपने अध्यक्षों को बदल रही है। निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। यूपी के 16 जिलों में नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी का नहीं खुला है खाता। अलीगढ़ जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह और लखनऊ जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा के स्थान पर हो सकती है नई तैनाती। कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष अविनाश चौहान और वाराणसी के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा के स्थान पर हो सकती है नई तैनाती। अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर देहात और वाराणसी के जिला अध्यक्ष बन चुके हैं एमएलसी। चुनाव है और 2024 का चुनाव एक बड़ा चुनाव है और उत्तर प्रदेश भाजपा ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ये भी एक बड़ा फैसला है। तो उसके लिए हमें पार्टी स्तर पर, व्यवस्थाओं के स्तर पर कार्य योजना बना के काम करना है। उसी के तहत काम होंगे। अगर संगठन में जरूरी बदलाव करेंगे, हाईकमान चाहेगा ऐसा, तो वो बदलाव भी होंगे। क्योंकि चुनाव की तैयारी में पूरे तनमन से भारतीय जनता पार्टी जुड़ती है, पूरी शिद्दत से जुड़ती है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने भी अपने संगठन में बदलाव कर ले, जनता ने मन बना लिया है इस सरकार को बदलने के लिए। जो भी रोजगार का वादा हो, चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे आदर्श ग्राम हो, चाहे स्मार्ट शहर की बात हो, चाहे गंगा की सफाई की बात हो, चाहे हर गरीब को पक्का मकान देने की बात हो, ना जाने कितने बड़े बड़े जुमले इन्होंने फेंके थे। बीजेपी अपनी रणनीति को और धार दे, इसको लेकर बीजेपी के यूपी संगठन में बदलाव के कई संकेत जाएंगे। कार्यकर्ता दुगने उत्साह से मिशन 24 के लिए जुटेंगे। फिलहाल दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक के बाद आने वाले दिनों में कई चौंकाने वाले फैसले भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अब खबर नोएडा से है, जहां सुपरटेक समेत 5 बिल्डरों पर रेरा लेगा एक्शन। बिल्डरों के कार्यालय को सील करेगा रेरा। सुपरटेक, महागुन लॉ रेजिडेंशियल का रेरा लेगा एक्शन, तो अंतरिक्ष जेएसएस बिल्डर के कार्यालय को सील करने की तैयारी में भी रेरा है। कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं जमा किया गया बकाया। रेरा का बकाया होने पर की जाएगी सीलिंग की कार्रवाई। सुपरटेक बिल्डर पर रेरा का 33 करोड़ बकाया, तो महागुन बिल्डर पर रेरा का 7 करोड़ बकाया। लॉ रेजिडेंशिया बिल्डर का रेरा का 2 करोड़ बकाया, तो अंतरिक्ष बिल्डर पर रेरा का 3 करोड़ बकाया। जीएसएस बिल्डर पर रेरा का 8 करोड़ बकाया है। तो कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं जमा किया गया बकाया, जिसके बाद रेरा अब कार्रवाई, तो सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। सुपरटेक बिल्डर पर रेरा का 33 करोड़ बकाया है, तो महागुन बिल्डर पर रेरा का 7 करोड़ बकाया, जिसके बाद रेरा की तरफ से सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। तो लॉ रेजिडेंशिया बिल्डर पर रेरा का 2 करोड़ बकाया, अंतरिक्ष बिल्डर पर रेरा का 3 करोड़ बकाया, तो जीएसएस बिल्डर पर रेरा का 8 करोड़ बकाया। और अधिक जानकारी के साथ निशांत शर्मा, ब्यूरो चीफ, जुड़ चुके हैं। निशांत, सुपरटेक समेत 5 बिल्डरों पर रेरा एक्शन लेने जा रहा है। देखिए, सुपरटेक समेत 5 बिल्डरों पर कहीं ना कहीं रेरा की कार्रवाई अब देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से देखा जाए, सुपरटेक हो, महागुन हो, ला रेजिडेंसिया हो, अंतरिक्ष हो, जेएसएस बिल्डर हो, इनके कार्यालय की सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि देखा जाए कि सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ जो पहले भी इसके कार्यालय सील किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बकाया इसने जमा तो किया था, लेकिन अभी भी इस पर 33 करोड़ रुपए बकाया फिर से बन गया, क्योंकि फिर से आपकी आ गई है और 33 करोड़ रुपए बकाया इस पर है। सुपरटेक पर, महागुन पर 7 करोड़ रुपए बकाया है, ला रेजिडेंस पे 2 करोड़ रुपए बकाया है, अंतरिक्ष पर 3 करोड़ है और जैसे जो बिल्डर है उस पर 8 करोड़ बकाया है। इनको बार बार नोटिस दिए गए, चेतावनी दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिल्डर है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और रेरा का जो बकाया रकम है वो कहीं ना कहीं अभी तक इनके द्वारा नहीं चुकाया गया है, जिसको लेकर अब कार्रवाई देखने को मिली है। एसडीएम दादरी का साफ कहना है अब इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ठीक है निशांत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं साइबर ठगों का आतंक, ठग ने युवती को बनाया निशाना। ऑनलाइन जीवन साथी खोज रही थी युवती, ठग ने युवती को दिया शादी का झांसा। ठग ने खुद को बताया डॉक्टर, 7 लाख ठगे तो पीड़िता ने साइबर क्राइम थाने में दी शिकायत। नोएडा साइबर थाने की पुलिस जांच में जुटी है। तो ठग ने युवती को किस तरह निशाना बनाया, नए नए तरीके से ठग ऑनलाइन ठगी को अंजाम दे रहे हैं। तो ऑनलाइन जीवन साथी में युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर 7 लाख ठगे। तो ठग ने खुद को डॉक्टर बताया। तो पीड़िता ने साइबर क्राइम में थाने में शिकायत दी है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ नोएडा से ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, लगातार अगर नोएडा में देखें तो साइबर ठगों का आतंक देखने को मिल रहा है और नए नए तरीके साइबर ठग निकाल रहे हैं। एक सृष्टि सिंह नाम की पीड़िता द्वारा कहीं ना कहीं उसने एक मैट्रिमोनियल साइट है जो जीवन साथी जो तलाशने की, और शादी के लिए उसने उस युवक को एक तलाशा था, जहां उसकी बात यूरोप में रहने वाले एक व्यक्ति से हुई और उसने अपने आप को डॉक्टर बताया, और डॉक्टर बताकर उसने कहीं ना कहीं उनकी बातचीत शुरू हो गई, जिसके बाद उसने कहा कि भारत जब मैं लौटूंगा तो उसके बाद एक अस्पताल खोलूंगा, और कहीं ना कहीं उसके नाम पर उसने 7 लाख रुपए ऐंठ लिए, और जिसके बाद अब युवती का फोन उठाना बंद कर दिया। इस पूरे मामले में साइबर थाने में पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है। हालांकि अब जो साइबर थाने की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं जांच में जुटी है और कार्रवाई की बात कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत इस जानकारी को देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।
वादे करके ये लोग जनता के बीच में आए थे, चाहे वो